हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अजय सिंह सोलंकी, फैकल्टी सोशल साइंस, रेजोनेंस पीसीसीपी डिवीजन। हमने एक चैप्टर स्टार्ट कर दिया था हमारा सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी लेक्चर 1 के अंदर। ये लेक्चर 2 है जिसके अंदर हम उस चैप्टर को आगे आज कंप्लीट करेंगे। आइए हम शुरू करते हैं हमारी आज का चैप्टर। टॉपिक जो रहेगा वो रहेगा आपका वेयर आर मोस्ट ऑफ द पीपल एम्प्लॉयड। बट इससे पहले हमने जो पिछले लेक्चर के अंदर पढ़ा उसके बारे में क्विक रिकैप ले लेते हैं कि हमने क्या क्या देखा था उस वाले रिकॉर्डिंग के अंदर। आप जब देखेंगे तो सबसे पहले हमने देखा कि 3 सेक्टर्स हैं आपके, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्चरी सेक्टर्स के बारे में हमने बात करी। तीनों सेक्टर में कौन कौन से लोग बाग हैं या कौन कौन से ऐसे सेगमेंट हैं जो कि आपका तीनों सेक्टर के अंदर आ रहे हैं। इसके बाद हमने बात करी थी जीडीपी के बारे में कि कैसे जीडीपी को निकाला जाता है तीनों सेक्टर का, जब सम टोटल हम ले लेते हैं उससे आपकी जीडीपी निकलती है। इसके बाद हमने देखा था कैसे आपका जो टर्चरी सेक्टर है या जो तीनों सेक्टर हैं कैसे इंटरकनेक्टेड हैं और फिर टर्चरी सेक्टर क्यों इस समय ज़्यादा बढ़ रहा है। तो ये तो बात हुई हमारे जो पिछले लेक्चर के अंदर मैंने आपको पढ़ाया था। आज जो हमें पढ़ाना है उसकी शुरुआत करते हैं। तो एक टॉपिक आता है आपका वेयर आर मोस्ट ऑफ द पीपल एम्प्लॉयड। A remarkable fact about India is that while there had been a change in the share of 3 sectors in GDP, a similar shift has not taken place in the employment. Not enough jobs were created in the secondary and tertiary sector. तो टॉपिक क्या कह रहा है बेटा कि आपका आज वर्तमान में हम अगर बात करें तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग किस सेक्टर के अंदर आज भी उनको रोजगार एम्प्लॉयमेंट मिला हुआ है। तो जब मैं बात करता हूं आपका सेकेंडरी और टर्चरी सेक्टर की तो क्या यहाँ पे बहुत ज्यादा लोग बाग एम्प्लॉयड है। आइए देखते हैं। इवन दो इंडस्ट्रियल आउटपुट और द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स वेंट अप बाय 8 टाइम्स ड्यूरिंग 1975-2000, एम्प्लॉयमेंट इन द इंडस्ट्री वेंट अप बाय ओनली 2.5 टाइम्स। तो उतना आपका प्रोडक्शन या एम्प्लॉयमेंट की हम बात करें तो नहीं बढ़ा। The same applies to tertiary sector as well. While production in the service sector rose by 11 times, employment in the service sector rose less than 3 times. तो क्या कह रहे हैं 11 times तो आपका प्रोडक्शन बढ़ रहा है, बट अगर अपन एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं तो वो कितना बढ़ रहा है 3 टाइम्स। तो कॉन्ट्राडिक्टरी हो रहा है मामला कि प्रोडक्शन तो बढ़ रहा है, सेकेंडरी की बात करें, टर्चरी की बात करें, बट जो एम्प्लॉयमेंट है वो उतना नहीं बढ़ पा रहा है। इसका मतलब कहां पर होंगे बाकी के लोग बाग, कहां पर रोजगार कर रहे होंगे, कहां पर उन्होंने खुद को एम्प्लॉयड कर रखा होगा। आइए देखते हैं। As a result, more than half of the workers in the country are working in the primary sector, mainly in agriculture. इसको इंपॉर्टेंट कर लो, ये आपका पेपर के अंदर आता है, ठीक है। एनटीएससी में भी आ जाता है, कई बार स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं ना एनटीएससी में, तो वहां पर आ जाता है, आ भी चुका है पहले, और पेपर के अंदर भी ये वाला क्वेश्चन कई बार पुटअप हो जाता है 1 मार्क्स वाले में एमसीक्यूज के अंदर। प्रोड्यूसिंग ओनली ए क्वार्टर ऑफ द जीडीपी। वापिस पढ़ते हैं। एज अ रिजल्ट more than half of the workers in the country are working in the primary sector, mainly in agriculture, producing only a quarter of the GDP. quarter of the GDP, तो GDP में कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं क्वार्टर, बट ज्यादा 50% से ज्यादा लोग बाग कहां पर इंप्लॉयड हैं आपका प्राइमरी सेक्टर के अंदर। तो ये दोनों सवाल आपके पेपर के अंदर आते हैं। इन कंट्रास्ट टू दिस, the secondary and the tertiary sector produce 3/4 of the produce where they employ less than half the people. तो आपका प्राइम सेकेंडरी और टर्चरी सेक्टर में कितना है 3/4, आपके जो प्रोड्यूस है वो 50% से कम लोगों को ये क्या करता है एम्प्लॉयमेंट यहाँ पर देता है। आइए इसी चीज को अपन ग्राफ के माध्यम से भी समझ लेते हैं। 1973, 74 और 2013-14 का अगर अपन देखते हैं क्या जीडीपी का शेयर अलग अलग सेक्टर में प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्चरी के अंदर, तो 73, 74 में आपका प्राइमरी सेक्टर करीब करीब 40%, 10% अगर अपन देखें यहाँ पर तो सेकेंडरी और बचा हुआ आपका टर्चरी सेक्टर। अब अगर अपन 2013-14 की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा आपका शेयर किसका आ रहा है टर्चरी सेक्टर का,
देन ये सेकेंडरी बता रहा है, देन ये प्राइमरी बता रहा है। ठीक है, लगभग 12-13%। फिर आपका मेजर अपन देखें तो 35 से ऊपर जाएंगे तो पूरा आपका टर्शरी सेक्टर का शेयर निकल करके आता है। तो बेटा ये जो इमेजेस है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के अंदर। ये इमेजेस इंपॉर्टेंट है, मैं फिर कह रहा हूं, आपका 10th के अंदर सीबीएसई बोर्ड में इसके ऊपर सवाल बनते हैं। अब जो पैटर्न चेंज हुआ है टर्म 1 टर्म 2 की हम जब बात करते हैं, जब आपके असर्शन रीजनिंग, इमेज बेस्ड, केस बेस्ड क्वेश्चंस आना चालू हो चुके हैं, तो इनमें इस तरह के सवाल ज़्यादातर बन जाते हैं और हमें उसके लिए पूरी तैयारी अपनी रखनी है। तो आपसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आपके जो एनसीईआरटी में अलग अलग कार्टून्स, कैरिकेचर्स, इमेजेस दे रखी हैं, उनको ग्रो थ्रू कर लेना, उनको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है हमें, वरना हम अच्छे नंबर नहीं ला पाएंगे। मेजोरिटी ऑफ पीपल इन इंडिया आर एंगेज्ड इन प्राइमरी सर्विसेज। कैसे हैं आइए देखते हैं। इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री। इट हैज बीन डिक्लेयर्ड बाय सेवरल इकोनॉमिस्ट ऑफ द वर्ल्ड दैट इन नियर फ्यूचर इंडिया विल बी अ सुपर पावर। और बिल्कुल मुझे लगता है कि ऐसा बहुत जल्द हो जाएगा, जिस हिसाब से हमारी कंट्री में डेवलपमेंट हो रहा है। बट स्टिल most of the people in India are engaged in primary occupations because India provides all types of primary products to the world. अभी आप देखें यूक्रेन और रशिया की हम अगर बात करें, वहां पर जो एक युद्ध जैसी स्थिति बन चुकी है, तो क्या न्यूज निकल करके आ रही है कि इंडिया एक ऐसी पावर बन सकता है जो कि वर्ल्ड के अंदर जो आपका वीट का कल्टीवेशन होता है, तो वीट सप्लाई करेगा वर्ल्ड के अंदर। क्योंकि रशिया की हम बात करें, यूक्रेन की बात करें, तो वहां पर गेहूं का बहुत ज्यादा उत्पादन होता है। बट क्योंकि अब वहां पर इस तरह के कंडीशंस बन चुकी हैं, तो हमारा एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है इंडिया को कि वो वर्ल्ड के अंदर आपका जो वीट है उसको सप्लाई कर सकते हैं। ह्यूमन ऑक्यूपेशन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय ज्योग्राफिकल environment of a particular region. People living in different parts of the world choose from among their physical environment only that occupation which can easily support them and can meet the material needs. तो आपने देखा होगा पहाड़ी इलाकों के अंदर, जो आपने एक चैप्टर भी पढ़ा होगा पेस्टोलिस्ट वाला, अलग अलग इस तरीके के वॉन्डरर्स रहते हैं जो अपने साथ शिप को लेकर के चलते हैं और उनको जो वूल वगैरह निकलता है उसका भी मार्केट के अंदर उसको सेल करते हैं। तो ऑक्यूपेशन आपका कहीं ना कहीं इस पर भी डिपेंड करता है कि क्या वहां पर ज्योग्राफिकल और फिजिकल कंडीशंस हैं। ठीक है, आपका आप अगर देखें कि आप अगर हिमाचल से उसके ऊपर जाएंगे और वहां पर अगर आप आइसक्रीम का शॉप खोल रहे हैं, तो मुझे लगता है कि शायद उतना ना चल पाए, वैसे इतनी ठंड रहती है, बहुत कम ही लोग होंगे जो उस ठंड में भी आइसक्रीम को कंज्यूम करेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। India is engaged in their efforts to meet their basic need and has no time to produce all the articles as surplus and has not made use of science and technology. The pace of development among developing countries is very slow. That is why a comparatively small number of people are engaged in tertiary occupation. तो अभी जो हमने बात करी ऊपर सुपर पावर की, तो टाइम लगेगा। क्या आप एक दिन में पूरा सोशल साइंस का रिवीजन कर सकते हैं? नहीं, धीरे धीरे करोगे तो शायद बेटर वे में होगा, ज़्यादा टाइम तक रिटेन कर पाओगे। वैसे ही कोई भी इकोनॉमी अगर डेवलप हो रही है तो टाइम लगेगा, बहुत सारे फैक्टर्स उसके अंदर अपना रोल प्ले करते हैं। तो हम कहते हैं कि हमें तो 5 साल में सुपर पावर बनना है, नहीं, हमें टाइम लगेगा। तो ग्रेजुअली हम देखेंगे, देख रहे हैं, देख भी रहे हैं, और आगे भी ऐसा हमको लगता है कि इंडिया के अंदर जो ये वाला पार्ट हमें बोला गया है कि उतना इनोवेशन नहीं है या अभी उतना डेवलपमेंट नहीं हो पाया, बहुत जल्दी हम इस वाली कंडीशन को भी कोप अप कर लेंगे। अब आता है बेटा आपका डिसगाइज्ड और अंडर एम्प्लॉयमेंट। बहुत सिंपल सी मैं आपको बात बताता हूं, यहाँ पे एक एग्जांपल समझाता हूं। एक ये फील्ड है, ठीक है, यहाँ पर कल्टीवेशन होता है। अब एक मिस्टर XYZ है, जिन्होंने क्या किया, यहाँ पर 3 लोगों को बोला है कि आपको यहाँ पर क्या करना है, काम करना है। और 3 लोगों को कितना बोला है, आपका 1500 रुपये में बोला है कि काम करना है सुबह से लेकर के शाम तक। बहुत आराम से समझना, डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट क्या बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, कि आपका एक फील्ड है, एक फार्म है, जहां पर 3 लोगों को सुबह 10 बजे से शाम को 6 बजे तक काम करना है। मतलब एक व्यक्ति को कितने मिलेंगे बेटा, 500 रुपये। सुबह से लेकर शाम तक काम करने का कितना मिलेगा, 500 रुपये। बट इनका एक फ्रेंड और था जिसको आज काम नहीं मिला,
तो उस फ्रेंड को भी ये लोग साथ में लेकर के आ गए। अब 3 की जगह जब 4 लोग काम कर रहे हैं तो इनका काम खत्म हो गया 4 बजे ही। 6 बजे खत्म होना चाहिए था, 4 बजे खत्म कर लिया, क्योंकि 3 की जगह 4 लोग काम कर रहे हैं। बट जो XYZ अंकल थे, इन्होंने तो 1500 रुपये ही दिए। उन्होंने सुबह ही बात कर ली थी कि मैंने थोड़ी बोला था एक एक्स्ट्रा आदमी लाने का, अब अपनी इच्छा से लिया है, मैं क्या करूं इसमें। अब वो जो 1500 रुपये हैं वो 4 जनों में डिवाइड होंगे 3 की जगह, तो ये चारों को ही क्या हो रहा है, थोड़ा कम कम इनकम मिल रही है। तो कहने का मतलब क्या है आपका कि जब आप जितना रिक्वायरमेंट है उससे ज्यादा लोग जब कहीं पर काम कर रहे हैं तो वो कंडीशन क्या कहलाती है आपकी, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, या फिर अंडर एम्प्लॉयमेंट। आइए देख लेते हैं। Situations where people are apparently working but all of them are made to work less than their potential। आप अपने पोटेंशियल से कम काम कर रहे हैं क्योंकि ज्यादा लोग बाग वहां पर इन्वॉल्व हैं, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति दिन भर में आपका, अगर मैं बात करूं कि किसी भी अपन एक शॉप का एग्जांपल ले लेते हैं, 10 किलो 15 किलो लड्डू बना लेता है, बट वही अगर 2 जने बैठ जाएंगे तो उनका पोटेंशियल क्या हो रहा है, पहले एक जना 15 किलो बनाता था, अब वही 15 किलो अगर 2 जनों को बनाना है तो वो 8-8 किलो बना लेंगे, 7.5-7 किलो बना लेंगे। तो पोटेंशियल कम यूज हो रहा है, 2 जने काम कर रहे हैं, प्रॉपरली जो उनका यूज होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो ये तो मैंने समझा दिया आपको। अब आगे बढ़ते हैं अपन। डिफरेंस बिटवीन ओपन एंड डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। भैया ओपन एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, जहां पर आपके पास जॉब नहीं है और ये क्लियरली विजिबल है। जबकि डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट में क्या सिचुएशन है, एक हिडन सिचुएशन है जहां पर लगता है कि व्यक्ति काम पर जा रहा है। आज अगर मेरे मैं कहूँ कि मेरी सोसाइटी के अंदर या मैं जिस जगह रहता हूँ वहां पर रोज एक व्यक्ति सुबह 9 बजे काम पर चल जाता है। अब वही वाला फैक्टर है कि वो एक फार्म पे जा रहे हैं काम करने, जहाँ पर ऑलरेडी उनकी रिक्वायरमेंट नहीं है, वो एक्स्ट्रा में काम कर रहे हैं। तो हमें तो यही लग रहा है ना कि रोज सुबह वो काम करने निकल जाते हैं। तो ओपन में तो क्या है, क्लियरली विजिबल है कि व्यक्ति घर पे बैठा है, कोई काम नहीं कर रहा। डिस्गाइज में थोड़ा सा ये हमें लगता है क्या है ही सही कि कोई काम तो कर रहा है, बट वो उसका पूरा पोटेंशियल पे काम नहीं कर पा रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि अर्निंग भी क्या होगी, फिर उनकी कम होगी। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल आपको क्लियरली बता दिया है। आइए देखते हैं अगला टॉपिक क्या है आपका, हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट। 5 नंबर में कई बार सीबीएसई के अंदर आ चुका है, ठीक है। आप सबसे पहले क्या करें, एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर ज़्यादा इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। कैसे, आप बैंक्स को कह सकते हैं कि लोगों को लोन प्रोवाइड करें। अगर लोगों को, फार्मर्स को लोन प्रोवाइड करेंगे तो वेल वगैरह को कंस्ट्रक्ट करा सकते हैं और अच्छी फैसिलिटीज़ अपने फार्म पर लेके आ सकते हैं, जैसे ट्रैक्टर हो गया, हार्वेस्टर हो गया, पैकिंग की जो मशीन्स आती हैं वो सब ला सकते हैं। एक डैम बनाया जा सकता है जिसके द्वारा जो पानी है कैनाल्स के द्वारा आपके जो फार्मर्स है उनके खेतों तक पहुंचाया जा सकता है। नेक्स्ट इज ट्रांसपोर्टेशन। अगर ट्रांसपोर्टेशन में अगर अपन पैसा, गवर्नमेंट, अपन तो कैसे करेंगे, गवर्नमेंट इन्वेस्ट करेगी, तो आपका जो क्रॉप्स का स्टोरेज है उसको बेटर वे में कर सकते हैं हम। अगर प्रॉपर नेटवर्क है तो आपका रोड्स के माध्यम से इजी वे में गुड्स को वन प्लेस से अनदर प्लेस पे क्या कर सकते हैं, हम ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। अपना एक चैप्टर भी आता है पूरा ज्योग्राफी में, लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी, इसमें अपन डिटेल में पढ़ते हैं। This activity can provide productive employment to not just farmers but also others such as those in services like transport or trade. फिर अपन अगर बात करें तो क्रेडिट फैसिलिटीज, अगर कम इंटरेस्ट पर फार्मर्स को या जो लोग अलग अलग एक्टिविटीज में इन्वॉल्व में उनको अगर लोन दिया जा रहा है तो वो एक बेटर प्रोडक्टिविटी ला सकते हैं, ठीक है। अब मैं यहीं पर बात करूंगा, अपना एक चैप्टर आता है कौन सा वाला, मनी एंड क्रेडिट वाला, जहां पर अपन एक फेवरेबल कंडीशन वाली बात करते हैं ना, कि कैसे एक पर्सन जो सलीम थे, याद करो, उन्होंने लोन लिया, 3000 पेयर ऑफ शूज का टाइम पर क्या कर दिया, डिलीवरी दे दी और अच्छा खासा मुनाफा कमा लिया। तो वैसे ही हम यहाँ पे कंपेयर करें कि आपका अगर
जो गांव के अंदर फार्मर्स हैं या कोई और भी फार्मर्स के अलावा भी जो लोग बागे अलग अलग पीजेंट्स हैं, आर्टिसंस हैं, उन्हें अगर सरकार कम ब्याज पर लोन दे देती है तो वो अपना अच्छा एक बिजनेस कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं बिजनेस को और एक अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। देन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, अलग अलग अपॉर्चुनिटीज मार्केट के अंदर ओपन अप होनी चाहिए। ठीक है, आपका जो सेमी रूरल एरियाज है जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लोगों का पोटेंशियल है कि उनको एम्प्लॉयमेंट की ज़रूरत है, उन जगहों पर हम इंडस्ट्रीज को खोल सकते हैं। क्योंकि देखो बेटा, जब भी किसी जगह पर इंडस्ट्री लगेगी तो आसपास का मार्केट अपने आप डेवलप हो जाएगा। उसके आसपास आपका ग्रोसरी की शॉप खुलेगी, स्कूल खुलेगा, हॉस्पिटल खुलेगा, पूरा एक मार्केट डेवलप होगा। लोग बाग जब फैक्ट्री में काम करेंगे तो रहेंगे भी सही आसपास, उनको जो डेली नीड्स की जरूरतें रहती हैं उन सब चीज़ों के आसपास ऑब्वियसली मार्केट डेवलप होना चालू हो जाएगा। तो किसी जगह पर अगर एक फैक्ट्री लग रही है तो आसपास की इकोनॉमी को, मार्केट को अपने आप क्या करेगा, अपग्रेड करेगा, वहां पर बिजनेस बढ़ेगा। अदर न्यू सर्विसेज की हम अगर बात करते हैं तो भैया आपने ऊपर बात कर ली, बैंक से लोन ले लीजिए, कैनाल बना दो, और कोई तरीके हैं क्या एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के? बिल्कुल हैं, बहुत सारे हैं, तो दो तीन ही बता रखे होंगे आपके। एक तो अपना टूरिज्म की बात करी गई है, रीजनल क्राफ्ट इंडस्ट्रीज हैं, आईटी की बात करी गई है। अगर प्रॉपर प्लानिंग के साथ इस पे वर्क किया जाए तो काफ़ी लोगों को यहाँ पर भी रोजगार दिया जा सकता है। अभी अपन अगर बात करें तो स्टार्टअप्स के अंदर आप देखें कितने जो आपके जो पढ़े लिखे युवा हैं, जिन्होंने आईआईटी कर रखी है, जिन्होंने बहुत अच्छी अच्छी डिग्रीज ले रखी हैं, वो भी अब अपना स्टार्टअप्स के अंदर रिसर्च कर रहे हैं और एक बेटर इनकम जनरेट कर पा रहे हैं। अगर आपने देखा हो तो शार्क टैंक करके एक अभी कुछ टाइम पहले सीरियल्स भी आए थे जिसके अंदर बताया था किस तरीके से लोग बाग नए नए इनोवेशंस के अंदर काम कर रहे हैं। फिर आते हैं अपन आगे बेटा, अगला टॉपिक है नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, मनरेगा। तो महात्मा गांधी नरेगा स्कीम, ये बाद में जोड़ा गया था बेटा 2009 के अंदर, महात्मा गांधी एमजी नरेगा। मनरेगा, आइए देखते हैं मनरेगा में क्या देखना है हमें। मनरेगा की मैं जब बात करता हूं तो 2005 के अंदर ये आपका एक्ट आया था, कांग्रेस की उस टाइम पे सरकार थी। ठीक है, मनरेगा में क्या बोला गया कि जो आपके गांव के अंदर लोग बाग अनएम्प्लॉयड हैं उनको 100 दिन का रोजगार दिया जाएगा। कुछ नहीं करना, आपका जो वहाँ पर तहसील के अंदर ऑफिस है वहाँ पर जाकर के आपको रजिस्टर कराना है, आपका एक कार्ड बनेगा, उस कार्ड के तहत फिर आपको 100 दिन का एक गारंटीड रोजगार मिल जाएगा। आपका रोजगार गारंटीड का मतलब ये है कि बाय चांस आपने आपका काम 80 दिन में ही खत्म हो गया, बट 100 दिन का तो आपको वहां पर पेमेंट मिलना ही है। फिर एक सवाल बच्चे के मन में आता है कि सर कितना पेमेंट मिलता है? तो स्टेट वाइज डिफर करता है थोड़ा बहुत। हाँ, एक गाइडलाइन बनाई गई है सरकार के द्वारा कि आपको 300 रुपये 400 रुपये देना है रोज का, बट ये स्टेट वाइज भी वेरी करता है। ठीक है ना, इसलिए मैं एक स्पेसिफिक अमाउंट या नहीं बता रहा कि कितना होना चाहिए। ठीक है, मनरेगा इंपॉर्टेंट है, पेपर में कई बार शॉर्ट नोट आता है इस पे, तो हमें इसको अच्छे से समझ लेना है। आगे देखते हैं ग्राफ 3 क्या बोलता है। एम्प्लॉयमेंट में तीनों सेक्टर्स का कितना शेयर है? तो अभी 31 आ रहा है आपका टर्चरी में, और 25 आ रहा है सेकेंडरी में, और 44 आ रहा है प्राइमरी में 2017-18 का अगर अपन डेटा लेते हैं तो। ठीक है, आज भी ज्यादातर प्राइमरी के अंदर ही लोग बाग एम्प्लॉयड हैं। चेक योर प्रोग्रेस, बीच में दो तीन क्वेश्चंस, जब आप इतना पढ़ लिया है तब आपको ये खुद सॉल्व करना है, आप ताकि एनालाइज कर सके कि जितना हमने अभी पढ़ा उससे आपको कितना समझ में आया। अब अपन आगे बात करते हैं डिवीजन ऑफ सेक्टर्स एज ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज। ऑर्गेनाइज सेक्टर्स कौन से होते हैं? जहां पर आपका एक प्रॉपर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट रहती है। ठीक है, लोग बाग एक प्रॉपर वे में यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशंस कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा साइन करके फिर काम कर रहे हैं, उनका एक अश्योर्ड वर्क रहता है, एक जॉब की स्टेबिलिटी रहती है। इसके अलावा रजिस्टर्ड बाय द गवर्नमेंट, और उनको कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ते हैं। ठीक है, जैसे कि फैक्ट्रीज एक्ट हो गया, मिनिमम वेजेस एक्ट हो गया, ग्रेचुटी एक्ट हो गया। ठीक है, अब वर्कर्स इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर एंजॉय सिक्योरिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ये मैंने अभी आपको बताया, स्टेबिलिटी रहती है। उनके जो नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स है वो भी फिक्स रहते हैं, जनरली 8 आवर्स रहते हैं। ठीक है, बट जब मैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर की बात करता हूं बेटा,
तो यहाँ पर ये स्मॉल और स्कैटर्ड यूनिट्स के अंदर बटा हुआ रहता है, जहाँ पर कोई ऐसी स्पेसिफिक जॉब स्टेबिलिटी नहीं है, कोई वर्किंग आवर्स प्रॉपर नहीं है, कोई आपका ओवर टाइम का या पेड लीव का, हॉलीडेज का कोई इस तरीके का वहाँ पर पहले से कुछ फिक्स रूल्स नहीं रहते हैं कि आपको कितनी छुट्टियाँ मिलेंगी। ठीक है, इसके अलावा आपका कभी भी आपको जॉब से निकाला जा सकता है। तो हम कह सकते हैं कि एक ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर जब व्यक्ति काम कर रहा है तो उसको एक अश्योरेंस रहती है कि भाई मैं एक अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा हूँ, मेरी जॉब स्टेबिलिटी है, मेरे को सैलरी टाइम पे मिलेगी, मेरे को मेरे वर्किंग आवर्स प्रॉपर 8 आवर्स, जो भी वर्किंग आवर्स रहते हैं जनरली 8 आवर्स का रहता है। इसके अलावा मेरे को पेड लीव्स मिलेंगी, मैं अपनी फैमिली के साथ जाके एंजॉय कर सकता हूँ। ठीक है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर की मैं जब बात करूँ तो वहाँ पर एक व्यक्ति का वर्किंग आवर्स फिक्स नहीं है, सैलरी का अता पता नहीं है टाइम पे मिलेगी कि नहीं, सैलरी बढ़ेगी कि नहीं, कोई लीव नहीं है, आपको ज़्यादा भी काम करना पड़ सकता है। तो दोनों का अब डिफरेंस देख लिया अपन ने। सवाल कैसे आता है पेपर में, मैं अगर 3-4 साल की बात करूं जो ट्रेंड है, तो यहाँ पे डायरेक्ट डिफरेंस आना बंद हो गया है पेपर में, बहुत रेयरली पूछते हैं, केस के तौर पर पूछते हैं कि एक पर्सन बैंक में काम करते हैं, सुबह 10 बजे जाते हैं, शाम को 6-7 बजे तक आ जाते हैं, उनके पास फलाना फलाना ये सब सर्विसेज या पर्क्स मिल रही हैं, बताइए कौन से सेक्टर में काम करते हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑर्गेनाइज। अब उसके 4-5 फीचर बताइए ऑर्गेनाइज सेक्टर के, तो बस थोड़ा सा चेंज कर दिया क्वेश्चन फ्रेमिंग, बट आंसर तो वही रहेगा अपना, है ना। अब डिफरेंस आप पढ़ लीजिएगा, मैंने बहुत अच्छे से इसको समझा दिया है, डिफरेंस आपका काम है, आपको पढ़ना है। वर्कर्स इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर नीड प्रोटेक्शन। भाई अभी अपन ने बात करी कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में सैलरी को लेकर के, वर्किंग आवर को लेकर के, स्टेबिलिटी को लेकर के कोई आपका स्पेसिफिक रूल्स नहीं बने हुए हैं, तो उसके लिए कुछ ना कुछ तो सरकार को करना चाहिए। सवाल उठता है अगला, तो देखते हैं क्या क्या किया जा सकता है। एक तो वेजेस की मैं जब बात करता हूँ, वेजेस मतलब आपका जो एक डेली बेस पर या आपका वीकली बेस पर जो पैसा मिल रहा है, सैलरी और वेजेस में थोड़ा अंतर हो गया। जैसे मुझे यहाँ पे सैलरी मिलती है, महीने भर काम करते हैं, वेजेस आपका पर डे का हो सकता है या आपका वीकली हो सकता है, वो डिपेंड करता है जो आपका एम्प्लॉयर है उसके ऊपर। इक्वल वेजेस शुड बी पेड टू बोथ मेल एंड फीमेल वर्कर्स, अब ये जरूरी है, हो गया है, कानून भी बन चुके हैं काफी। इसके अलावा देयर शुड बी इंक्रीमेंट एज वेल एज डियरनेस अलाउंस ट्वाइस इन अ ईयर एज इट इज पेड बाय द गवर्नमेंट। तो आपका महंगाई के साथ साथ आपको डीए मिले, महंगाई भत्ता, या आपका जो इंक्रीमेंट है सैलरी में वो लगता जाए, ताकि जो एक इन्फ्लेशन हो रहा है उसको आप कंपनसेट कर सकें, आपका जो सैलरी है वो उसके जो महंगाई बढ़ रही है उसके मीट कर सके चीजों को, है ना। आगे सेफ्टी, अब वर्कर जो फैक्ट्री में काम करते हैं बेटा, उनके लिए कुछ जरूरतमंद प्रोटोकॉल्स रहते हैं। अब जिस फैक्ट्री में वो काम कर रहे हैं, ग्लव्स पहने, हेलमेट लगाएं, साउंड ज़्यादा आता है तो हियरिंग जो डिवाइसेस रहती है उनको लगा करके रखें, प्रॉपर एक प्रोटोकॉल होना चाहिए। और यहाँ तक कि अब तो रूल्स आ चुके हैं कि फैक्ट्री में काम करते हुए अगर किसी वर्कर की डेथ हो जाती है या उसकी इंजरी हो जाती है तो सारा खर्चा किसको उठाना पड़ेगा, कंपनी को उठाना पड़ेगा। फिर अपन बात करें अगर हेल्थ की, तो वर्कर्स को फ्री हेल्थ केयर सर्विसेज देनी चाहिए, मेडिसिन और मेडिकल चेकअप होना चाहिए उनका टाइम पर, ताकि अगर कोई समस्या आ भी चुकी है तो टाइम रहते उसको हम क्या कर लें, क्योर कर लें। हाउ टू प्रोटेक्ट वर्कर्स इन द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, आइए। In the rural areas, the unorganized sector mostly comprises of landless agricultural laborers, small and marginal laborers. Nearly 80% of the rural households in India are in small and marginal farmers category. ये आपका अभी टर्म 1 में आया था बेटा सवाल, टर्म 1 का अगर आप देखोगे उठा करके पेपर, तो मार्जिनल से लेकर संबंधित एक सवाल वहां पर आपका हो गया, आ गया था। ठीक है, these farmers need to be supported through adequate facilities for timely delivery of seeds, agriculture input, credit storage facilities and marketing outlets. ठीक है, in the urban areas unorganized sector comprises mainly of workers in small scale industry, casual workers in construction, trade, transport etc. तो यहाँ पर भी गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, आपका एक उनके लिए लॉज बनाए, उनके प्रोटेक्शन के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए, ताकि वो एक बेटर वे में, एक बेटर इन्वायरमेंट में काम कर
सकें। ठीक है, तो अब अपन अपने आखिरी चैप्टर के पड़ाव पर आ चुके हैं, और वो कौन सा है आपका बेटा, सेक्टर्स इन टर्म्स ऑफ ओनरशिप, पब्लिक प्राइवेट सेक्टर की हम यहाँ पे बात करेंगे। कई बार आपसे पूछ लेते हैं डिफरेंशिएट द सेक्टर्स ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, तो ये भी एक तरीका है सवाल पूछने का, कंफ्यूज मत होना। आपका 3 अलग लेवल पे सवाल पूछ सकते हैं। पहला तो एक्टिविटीज के बेस्ड पर, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्चरी। दूसरा आपका जो वर्किंग है, ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर आप काम कर रहे हैं। और तीसरा ओनरशिप के बेस पर भी आपका सवाल बन सकता है। तो बेटा पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर की जब मैं बात करता हूं, तो जो फैक्ट्रीज या एजेंसीज गवर्नमेंट के द्वारा ओन की जाती हैं वो आपका पब्लिक सेक्टर में आ जाएगा। जैसे यहाँ पे रेलवेज की बात की गई है, ऑयल इंडिया लिमिटेड की बात की है। प्राइवेट सेक्टर की बात करूँ तो जो इंडिविजुअल्स और फर्म्स के द्वारा आपका ओन किया जाता है, जैसे टाटा हो गया, रिलायंस हो गया, और भी बहुत सारे हम एग्जाम्पल्स ले सकते हैं यहाँ पर। ये तो 2 ही एग्जाम्पल यहाँ पे लिए हुए हैं। ठीक है, और क्लियरली करें अपन इस चीज को कि कैसे सर पब्लिक प्राइवेट होता है। समझो मेरी बात को यहाँ पे, अगर किसी भी कंपनी में 51% या उससे ज्यादा शेयर जिस भी पर्सन के पास हैं, तो वो उस कंपनी के अंदर मालिकाना हक रखता है। ठीक है, और अगर ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट कंपनी में प्राइवेट लोग या प्राइवेट फर्म्स या कंपनीज क्या नहीं कर सकती, इन्वेस्ट नहीं कर सकती, बिल्कुल कर सकते हैं। तो एक सिंगल सा कंसेप्ट है कि किसी भी कंपनी में 51% या उससे ज्यादा शेयर मतलब मालिकाना उन जिसके पास है, ग्रुप के पास है, पर्सन के पास है, वो उसके अंदर अपना क्लेम कर सकते हैं ओनरशिप को। पहली बात। दूसरी बात, हम किसी प्राइवेट कंपनी में भी अपना शेयर ले सकते हैं, गवर्नमेंट कंपनी में भी अपना शेयर ले सकते हैं। तीसरी बात, इस पे कई बार डिफरेंस पूछा जाता है पब्लिक और प्राइवेट में, या आपको एक केस दे करके किसी कंपनी का और पूछ लिया जाता है कि बताइए ये कौन से सेक्टर में आती है कंपनी, तो आपको पता लगा करके फिर उसके 2-3 फीचर्स लिखने रहते हैं। ठीक है, कंट्रीब्यूशन ऑफ पब्लिक सेक्टर टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ नेशन। आइए, पब्लिक सेक्टर का क्या कंट्रीब्यूशन है, 5 नंबर में आता है, इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले रीजनेबल कॉस्ट। आपने देखा होगा रेलवेज के अंदर आप जब ट्रेवल करते हैं तो वहां पे टिकट जो है एक फेयर चार्ज लेते हैं आपसे, है ना। कई बार बच्चों को लगता है सर ज्यादा लेते हैं, क्या बोल रहे हो आप, ये तो टिकट का ज्यादा। बट आपको क्या पता है कि आज रेलवेज में भी कहीं ना कहीं लॉस तो है ही। अब वो लॉस कंपनसेट करने के लिए ऐसा थोड़ी है कि आपसे बहुत ज्यादा प्राइजेस ले रहे हैं। अगर रेलवेज को प्राइवेट कर दे तो सबसे पहले जो कंपनीज हैं वो लॉस को अपना क्लियर करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, टिकट्स के प्राइजेस बढ़ा दिए जाएंगे। तो उस पर मार किस पर आएगी, जनता पर आएगी। ठीक है, दूसरा बेनिफिट ऑफ द पीपल, सॉरी सेटअप ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज पे अपन देख लेते हैं। पब्लिक सेक्टर जो है वो हैवी इंडस्ट्रीज को लगाती है, क्योंकि उतना इन्वेस्टमेंट कौन कर सकता है, पब्लिक सेक्टर कंपनीज, सरकार कर सकती है। उतना हाई लेवल पर इन्वेस्टमेंट शायद प्राइवेट कंपनीज ना कर पाए। तीसरा बेनिफिट ऑफ द पीपल, पब्लिक सेक्टर के पास एक बेनिफिट है of the people above everything, because its purposes is not to earn money but to benefit the people at all cost। तो पब्लिक सेक्टर कंपनीज का, सरकारी कंपनीज का क्या नहीं रहता मोटिव कि बहुत ज्यादा हमें प्रॉफिट कमाना है। उनका मोटिव रहता है एक लोगों को रीजनेबल कॉस्ट पे सर्विसेज प्रोवाइड कराना। नेक्स्ट इज बेनिफिट ऑफ द पब्लिक स्पेशली, ये मैंने बता ही दिया कि लोगों के बेनिफिट के लिए ये लोग ज्यादा काम करते हैं, और कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट। The public sector, mainly held and controlled by the government, provides health and educational facilities free of cost or at the very nominal price। सरकारी स्कूल की बात कर लेते हैं अपन, जहाँ पर आप 8th क्लास तक फ्री में पढ़ सकते हैं। मिड डे मील भी अब तो चल रहा है। इसके अलावा सरकारी अस्पताल की बात कर लेते हैं, वहाँ पर भी आप एक नॉमिनल प्राइस पर आपका इलाज करवा सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि पब्लिक सेक्टर या गवर्नमेंट काम नहीं करती है, काम अलग अलग लेवल पे करती है। बट हम कई बार क्या करते हैं
क्योंकि एक ही नज़रिए से जब देखते हैं तो कई बार ऐसा बच्चों का क्लास के अंदर बताते हैं कि सर गवर्नमेंट क्या काम कर रही है, हमें तो नहीं दिख रहा। बट जब आप थोड़ा वाइड होकर के देखेंगे तो नज़रिया अपना वाइड रखेंगे तो देखेंगे किस लेवल पे, अलग अलग लेवल पे सरकार काम कर रही है। तो यहाँ पर जो है हमारा चैप्टर एंड होता है। आई होप आपको चैप्टर समझ में आएगा जब आप ये वीडियो देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।